नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्या कश्मीर में आतंकवादियों की टारगेट किलिंग का जवाब सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद करके दिया जा सकता है? अगर भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा तो क्या आतंकवादी अपने जिहादी प्लान को ठंडे बस्ते में डाल देंगे? आखिर कश्मीर में खून बहाने वाली गोली का जवाब गेंदबाजी से कैसे दिया जा सकता है? बमों का जवाब बैट से कैसे दिया जा सकता है? अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच या किसी दूसरे खेल के मुकाबले को युद्ध जैसा मान लिया जाता है और उसकी जीत या हार को आतंक के खिलाफ एक अस्थायी समाधान मान लिया जाता है। ड्राइंग रूम में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखाने वाले कई लोग और राजनीति के खिलाड़ी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यह आतंक के विक्रेताओं का सही उपचार नहीं है। पाकिस्तान का बहिष्कार हो तो कायदे से होना चाहिए, पूरी तरह होना चाहिए और पूरी दुनिया के हर मंच पर होना चाहिए। आज खबरदार में हम पाकिस्तान और कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकियों का इलाज ढूंढेंगे और कश्मीर के हालात की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके बाद अक्टूबर में त्योहारों के मौसम में आई तबाही की बारिश और बाढ़ का विश्लेषण करेंगे। भारी बारिश ने पूरे उत्तराखंड को अस्त व्यस्त कर दिया। हर तरफ बाढ़ है, हाहाकार है। आमतौर पर बारिश का जो मौसम सितंबर में खत्म हो जाता है वो आधा अक्टूबर गुजरने के बाद भी जारी है। जिस तरह एंड ऑफ सीजन सेल होती है उसी तर्ज पर एंड ऑफ सीजन रेन होती है। आज उत्तराखंड और केरल में बारिश से मची तबाही की तस्वीरों के आधार पर अक्टूबर वाली लेट लतीफ बारिश का विश्लेषण करेंगे, इसकी वजह और वैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करेंगे और आपको मौसम की मार वाले जनरेशन गैप के बारे में भी बताएंगे। हमारे पास एक रिसर्च पेपर है जिसमें यह दावा किया गया है कि 2020 में पैदा हुए बच्चे अपने पिताओं की पीढ़ी के मुकाबले 5 से 15 गुना ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेलेंगे। छुट्टी लेकर घूमने का प्लान बना रहे लोगों को यह विश्लेषण मिस नहीं करना चाहिए। आतंक के खिलाफ कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि इस समय एक बड़ा अपडेट कश्मीर से आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूंछ और राजौरी में लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। जगह जगह घोषणाएं करवाई जा रही हैं कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें और किसी भी हाल में जंगलों की तरफ न जाएं। दरअसल पिछले 9 दिनों से इस इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने टारगेट किलिंग में शामिल आतंकियों का सफाया करने के लिए पूरा इलाका घेर लिया है। जम्मू राजौरी हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास तौर पर पैरा कमांडोज को मिशन पर कुछ दिनों पहले तैनात कर दिया गया था। आसमान से हेलीकॉप्टर से ही नहीं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यह जो पूरा मामला है दरअसल उस बात को लेकर है कि भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति जिस दिन दी थी थाना मंडी के इलाके में राजौरी में, उसके बाद से राजौरी के इलाके में यह पूरी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों पर एक्शन के ऐसे माहौल में ये तर्क वितर्क भी चल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी है जिसका एजेंडा भारत को अस्थिर करना है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ हो या फिर सीधी जंग, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरा नहीं। उसने भारत से छद्म युद्ध जारी रखा। कश्मीर पाकिस्तान की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके जरिए वो भारत को बर्बाद करना चाहता है, परेशान रखना चाहता है। वो कश्मीर में नए आतंकियों की भर्ती करके टारगेटेड किलिंग करवा रहा है। ऐसे शत्रु देश के साथ किसी भी तरह के संबंध रखना अनैतिक लगता है और यही मांग देश के बहुत से आम लोग और नेता कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मांग के असर का दायरा बहुत छोटा है। सोचिए, क्या सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं खेलने से काम चल जाएगा? क्या क्रिकेट मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान के आतंकी अपने जिहादी प्लान को कैंसिल कर देंगे? ऐसी खुशफहमियों में नहीं रहना चाहिए। सत्य यह है कि आतंकवादियों को क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका तथ्यात्मक विश्लेषण हमने किया है। नौ फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? ये सवाल तो क्रिकेट कंपनी वालों से पूछो कि वो कंपनी खेलेगी नहीं खेलेगी, हम क्या जवाब दें इसमें? इंडिया के साथ पाकिस्तान की मैच होना गलत है। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। आतंकवाद और क्रिकेट मैच दोनों एक साथ किसी भी प्रकार से चलना
व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि ये उचित नहीं। यहाँ पर जब पाकिस्तान आए दिन तालिबान के साथ मिलकर ड्रग्स का ट्रेड हो, नार्को टेररिज्म हो कर रहा हो, तो इस समय पर ये कोई माहौल नहीं बनता है कि उनके साथ क्रिकेट खेला जाए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भारत साल 2009 से ही द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहा है। तब 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था। हम ही नहीं, कई देश पाकिस्तान का दौरा नहीं करते, क्योंकि उसकी शुरुआत तब हो गई थी जब श्रीलंका की टीम पर आतंकी हमला हो गया था पाकिस्तान में ही। हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा मैच से कुछ घंटे पहले रद्द करके अपने देश वापस चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया अगले साल होने वाले पाकिस्तान दौरे को लेकर दोबारा विचार कर रहा है। लेकिन सवाल वही है कि भारत ने जो बहिष्कार किया, उसके बाद क्या पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ में कमी की थी? क्या उसने आतंकियों का पोषण बंद कर दिया था? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। और पाकिस्तान से इतनी ऊंची ऊंची उम्मीदें लगाना बेकार है। इसीलिए पाकिस्तान का इलाज करने के लिए कोई दूसरा असरदार और मारक तरीका ढूंढना होगा। पांच अक्टूबर के बाद से 11 आम नागरिकों की हत्या हो चुकी है। आठ अक्टूबर से अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। और ये सब करने वाला हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही है। अब जबकि हम ये जानते हैं कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है, तो सवाल ये है कि हम अपने नापाक पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। देश की राजनीति इसी बात पर उबल रही है कि कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की गोली का जवाब भारत को कैसे देना चाहिए। जो दहशत प्रवासी मजदूरों को कश्मीर से वापस आने पर मजबूर कर रही है, उसका इलाज क्या है? तमाम नेताओं ने राजनीतिक फायरिंग के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? इंडिया के साथ पाकिस्तान की मैच होना गलत है। मतलब ऐसे वक्त पर भारत और पाकिस्तान की मैच को रोकना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों ने भी मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए नकार देना चाहिए और ये मैच कैंसिल होना चाहिए। जो आगामी क्रिकेट मैच का आयोजन है, उस पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद और क्रिकेट मैच दोनों एक साथ किसी भी प्रकार से चलना व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। पाकिस्तान गोली चलाएगा और हम उसे गेंद नहीं डालेंगे। वो सीमा पार से आतंकी भेजकर बमों से हमला करवाएगा और हम उसके खिलाफ बैट नहीं उठाएंगे। क्या वाकई ऐसे सांकेतिक कदमों से पाकिस्तान का इलाज हो सकता है? जो लोग उसमें शामिल है भारत की तरफ से और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी, तो वो लोग सोच विचार करके इसको कैसे करना है। देश के जनता का मनोभावनाएं जो होती है उनके बारे में क्यों सोचना है, वही स्वयं सोचे। कश्मीर में आतंकवादी देश के जवानों का खून बहा रहे हैं और सबक सिखाने के नाम पर क्रिकेट न खेलने की मांग हो रही है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर में जवानों की मौत या आम लोगों की मौत का जवाब सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद करके दिया जा सकता है? भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद से द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है। हालांकि वर्ष 2012 में 2 T20 और 3 वनडे मैच खेले गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली। द्विपक्षीय सीरीज से हमारा मतलब है कि एक दूसरे के देश का दौरा करके सीरीज खेलना। हालांकि दोनों टीमों ने ICC टूर्नामेंट में मैच खेले। ये कहा जाता रहा है कि मुंबई हमले के बाद भारत पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध खत्म कर लिए गए, लेकिन उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ 2019 तक 11 मैच खेले। ये सभी मैच ICC टूर्नामेंट में खेले गए थे। इसमें 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए 2 मैच भी शामिल हैं। उसके बाद 2018 में दोनों टीमें एशिया कप में भी 2 बार भिड़ी थी।
जिस तरह से महाभारत में द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर का अश्वत्थामा मारा गया वाला कथन एक अर्ध सत्य था, ठीक वैसे ही भारत पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध खत्म किए जाने की बात आधा सच है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध हमेशा से बने रहे, लेकिन केवल आईसीसी टूर्नामेंट, यानी पाकिस्तान को दिया जाने वाला क्रिकेट वाला करारा जवाब उतना करारा नहीं था जितना हम सोचते हैं। आपको ये तस्वीरें याद हैं? ये 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में देश ने अपने 40 जवान खोए थे। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया था और उसको कड़ा जवाब देने के लिए सबसे पहली मांग उठी थी कि क्रिकेट नहीं खेलना है। दरअसल 2019 में ही विश्व कप था, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था। ये एक आईसीसी टूर्नामेंट था, मैच ना खेले जाने की मांग की जाने लगी थी, लेकिन मैच खेला गया और इसमें भारत ने जीत भी दर्ज की। जहाँ तक मैच का सवाल, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं आईसीसी के, पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। कभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है। यानी एक बात तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पूरी तरह से कभी टूटे ही नहीं थे। एक सवाल ये भी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध तोड़कर सख्त संदेश दिया गया था तो पुलवामा हमला क्यों हुआ, या फिर 2008 के बाद भी आतंकी हमले क्यों होते रहे, कश्मीर अशांत क्यों रहा। 2008 से 2018 के बीच जिस दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को क्रिकेट मैच न खेलकर करारा जवाब दिया गया था, उस दौरान 3,948 आतंकी हमले हुए, जिसमें 447 आम लोग और 651 जवान मारे गए थे। 2019 से लेकर अब तक करीब 166 जवान मारे जा चुके हैं और 104 आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। इन आंकड़ों से एक बात साफ है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलकर उसे सबक नहीं सिखाया जा सकता। कम से कम कश्मीर में जो वो कर रहा है उसका जवाब क्रिकेट तो नहीं है, क्योंकि वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान को क्रिकेट ही नहीं, हर तरह के बड़े ग्लोबल मंच से बाहर कर देना चाहिए। रंग भेद के कारण जिस तरह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा था, उसी तर्ज पर आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान पर बड़े प्रतिबंध लगने चाहिए और ये कार्रवाई सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान से दुनिया के हर मंच के एक्सेस कार्ड छीन लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अब तालिबान का शासन है और वहां की क्रिकेट टीम जो है वो मेन ग्रुप में है और भारत के ही ग्रुप में है वर्ल्ड कप के। दूसरी चीज, इसे इस नजरिए से भी देखना होगा कि अगर हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान इसका उठाना पड़ता है, और भारी नुकसान। किसी भी खेल में बायलैटरल सीरीज नहीं, लेकिन अगर आवाज सिर्फ क्रिकेट के लिए सियासत में उठेगी और ओलंपिक जो अभी अभी बीता है वहां के खिलाड़ियों के साथ आप कंपीट करें, उसमें किसी की बेइज्जती नहीं होती है, तो इस सियासत को समझना होगा। पाकिस्तान अपनी आतंक नीति को लेकर क्लियर है, उसे दहशत का माहौल बनाना है, आतंकवादियों का पालन पोषण करना है। पाकिस्तान एक कुशल सेल्समैन की तरह आतंक, कट्टरपंथ और जिहाद का विक्रेता है, और इन हरकतों का जवाब क्रिकेट खेलना बंद करके सिर्फ नहीं दिया जा सकता। हालांकि बायलैटरल क्रिकेट बंद करके यह जरूर दिया जा सकता है, क्योंकि उससे उसके पैसे बंद होते हैं। पैसे बंद होते हैं तो हथियारों और आतंकियों की ट्रेनिंग पर अंकुश जरूर लग सकता है। हालांकि वो दूसरे रास्ते भी तलाशता है। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को आखिर किस तरह से घुटनों पर लाया जाए। वैसे तो पाकिस्तान को ठीक करने के कई इलाज हैं, लेकिन पहले क्रिकेट वाले इलाज की बात करते हैं, जिसके जरिए भारत पाकिस्तान क्रिकेट को कंगाल कर सकता है, और इसका डर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा जता चुके हैं। पहले आप रमीज राजा की बात सुनिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। But they don't get to do, because they ICC को देते हैं।
उसकी फंड से भी अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी नहीं है। तो मतलब ये कि अगर भारत सरकार आईसीसी के सामने शर्त रखे कि भारत से कमाई करनी है तो पाकिस्तान की फंडिंग रोकनी होगी, और ऐसा होने से पाकिस्तान का क्रिकेट सीधे वेंटिलेटर पर आ जाएगा। बीसीसीआई भी आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मैच खेलने से मना कर सकती है और पाकिस्तान के सामूहिक बहिष्कार की स्थिति बन सकती है। क्रिकेट वाले इस इलाज के साथ साथ और भी तरीके हैं। पाकिस्तान की कमजोरी, उसकी अर्थव्यवस्था, भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे रिटायर्ड हर्ट कर सकता है। दरअसल विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल है। अगर भारत सहित तमाम प्रभावशाली देश पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और इसकी वजह से आतंकियों को दी जाने वाली फंडिंग भी सूखने लगेगी। पाकिस्तान में बने हुए सामान का बहिष्कार किया जा सकता है। इसके लिए कूटनीतिक ताकत लगानी होगी। आर्थिक स्ट्राइक के अलावा आक्रामक तरीके तो हैं ही। भारतीय सेना के जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी आतिशी पारियां और ज्यादा खेलनी होंगी। नो टॉलरेंस पॉलिसी की तर्ज पर बार बार आतंकियों पर बालाकोट जैसे मारक हमले करने होंगे। आतंकियों के मददगारों पर सख्ती बरतनी होगी। पीओके में जो लॉन्च पैड या कैंप बनाए गए हैं उनको तबाह करने के एक्शन प्लान पर काम करना होगा। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की शक्ति और रेंज बढ़ानी होगी। और सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि ओलंपिक से भी कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान बाहर जाए, वरना एक खेल पर बोलने में इसमें संजीदगी नहीं रह जाती। पिछले काफी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है। इस दौरान पाकिस्तान अपने दूसरे पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान को स्थापित करने में व्यस्त था, लेकिन अब वो वहां से मुक्त हो चुका है और नए प्लान के साथ कश्मीर में आतंक का मैच खेलने उतरा है। इस बार उसने आतंकी संगठनों की कई छोटी छोटी टीमें मैदान में उतारी। पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंक के इन खिलाड़ियों के डर से गैर कश्मीरी कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं और इसीलिए जरूरत है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की, ताकि लोगों के मन में सुरक्षित भविष्य का हौसला बने। पीठ पर गठरी, गोद में बच्चे, आंख में आंसू, दिल में दहशत। गैर कश्मीरी मजदूरों का कारवां ऐसे ही जिंदगी की तलाश में वापस लौट रहा है। इन्हें पता है कि यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। मजदूर थे, मजदूरी के लिए आए थे, अब मजबूरी लेकर लौट रहे हैं। कश्मीर घाटी से मजदूरों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं जो कश्मीर घाटी में मजदूरी कर रहे थे वो कश्मीर घाटी छोड़कर आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं और अब ये अपने गाँव जाना चाहते हैं। छोड़ चढ़ गया है, बहुत लफड़ा हो रहा है, रूम से मार कर निकाल रहा है। हाँ सर, बहुत जो है ना धमकी दे रहा है, हाँ कि रूम से निकल जाओ, हाँ ना तो कुछ हो जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओ। जितना पैसा था उतनी दूरी गाड़ियों से तय की। जब पैसा खत्म हो गया तो पांव ही एकमात्र सहारा थे, पैदल ही निकल पड़े। रेलवे स्टेशन के बाहर मजदूरों के ऐसे कई जत्थे दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में डरे सहमे बैठे हुए लोगों से हमने बात की। बहुत खतरनाक है माहौल। हाँ, सब आदमी को मार मार देता है उधर, इसीलिए डर के लिए सब आदमी हम यहाँ भाग के आए हैं। कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर होने वाले हमलों और दहशत पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू की हत्या के 60 मिनट के अंदर वीरेंद्र पासवान की हत्या हो जाने की जांच एनआईए के हवाले कर दी गई। आईबी, एनआईए और सीआरपीएफ के कई बड़े अधिकारी श्रीनगर में डेरा डाले हुए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निकालें एक तो पाकिस्तान लिंक और दूसरा कि हाइब्रिड मॉड्यूल क्या है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आका तो शायद पाकिस्तान में बैठे हैं जो संदेश भेज रहे हैं कि किस पर हमला करना है, किसको टारगेट करना है, लेकिन दूसरी ओर हाइब्रिड मॉड्यूल है जो कि पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, जो कि आके हमला करके फिर गायब हो जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और शायद इसी वजह से ये मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन एनआईए अब जांच करेगा और दुनिया के सामने रखेगा कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल हत्याओं की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। ये लश्कर-ए-तैयबा की ही एक लोकल ब्रांच है।
एनआईए की जांच से इसका बहीखाता भी सामने आने की उम्मीद। अक्टूबर के महीने में अक्सर त्योहार आते हैं, लेकिन इस बार त्योहारों के साथ साथ तबाही भी आई है। भारी बारिश की वजह से इस समय पूरे उत्तराखंड में भयंकर तबाही है। आमतौर पर सितंबर के महीने में बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन आधा अक्टूबर गुजरने के बाद भी मूसलाधार बरसात जारी है। जिस तरह एंड ऑफ सीजन सेल होती है, उसी तरह एंड ऑफ सीजन रेन भी होती है। लेकिन उत्तराखंड को देखकर लगता है कि बारिश का ये दौर जल्द रुकने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि उत्तराखंड कितने बड़े संकट का सामना कर रहा है। रुद्रप्रयाग से नैनीताल तक और केदारनाथ से ऋषिकेश तक सिर्फ सैलाब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि तैयारियां कम पड़ रही हैं। आज हम उन लोगों को खबरदार करना चाहते हैं जो उत्तराखंड जाकर हॉलिडे मनाने, चार धाम की यात्रा करने और पहाड़ों में वीकेंड यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरा उत्तराखंड भारी बरसात की वजह से बाढ़, सैलाब और लैंडस्लाइड जैसे खतरों से उलझा हुआ है। ये आज का उत्तराखंड है, महाआपदा से लड़ता हुआ। सैलाब को झेलते हुए बारिश से आई तबाही को देखता हुआ। इस तबाही की भविष्यवाणी तो मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही कर दी थी, लेकिन बर्बादी इस लेवल पर आई कि हर तैयारी छोटी साबित हुई। अब उत्तराखंड के लोगों को अपने स्तर पर इस तबाही से अगले 48 घंटों तक लड़ना होगा। हल्द्वानी के लोग यही कर रहे हैं। हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से यहां की गोला नदी पूरे उफान पर है। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूट चुका है। इसलिए सामने आ रहे वाहनों को बचाने के लिए लोग चेतावनी दे रहे हैं। अब हल्द्वानी की एक और तस्वीर देखिए, जहां नदी में आए सैलाब में एक हाथी बेबस और लाचार खड़ा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वन विभाग ने बड़ी मुश्किलों के बाद हाथी को किसी तरह बचा लिया, लेकिन इस तरह का संकट अभी कई दिनों तक पूरे इलाके में बना रहने वाला है। नैनीताल की ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अपनी झीलों के लिए मशहूर ये पूरा का पूरा शहर ही ताल बन चुका है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। नैनीताल में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नैनी झील के जलस्तर ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। भारी बारिश ने नैनी झील का जलस्तर 12 फीट से ऊपर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से झील का पानी तल्ली ताल को पार करता हुआ शहर की सड़क तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया। अब एक नजर रुद्रप्रयाग में अपने रौद्र रूप से डरा रही अलकनंदा नदी पर डालिए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। नदी किनारे बने घरों में पानी भर चुका है। अगर बारिश नहीं थमी तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। मैं इस समय अलकनंदा नदी किनारे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी पूरे उफान पे बह रही है। अलकनंदा नदी किनारे स्थित कई आवासीय घरों में पानी घुस गया है। हालांकि यहां पे प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। आवासीय घरों में रहने वाले लोग भी अभी अपने घरों में ही डटे हुए हैं। नदी में हजारों टन मलबा और पेड़ पौधे बहकर आ रहे हैं। स्थिति इतनी विकराल है कि अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश, गिरते पहाड़ और नदियों में आए सैलाब की वजह से चार धाम की यात्रा का रूट बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत से यात्री सड़कों पर फंस गए हैं।
ये रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 की तस्वीरें हैं, जहां एक पहाड़ के गिरने की वजह से हाईवे का एक हिस्सा नदी में बह गया। मुश्किल ये है कि अब जो लोग फंसे हुए हैं, ना तो उनके पास यहाँ पर रहने की जगह है, क्योंकि होटल जिस तरीके से पूरी तरह से फुल बताए जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि लोगों को कल रात से लेकर अब तक पूरी रात और अभी तक का दिन सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर गुजारना पड़ा है। कम से कम 7 से 8 घंटे हो गए हैं, तो कुछ यहाँ प्रशासन तो ऐसे ढीला ही है, बैठ रहा, कुछ काम हो नहीं रहा। यहाँ पर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ना होटल है, ना नियर बाय में, तो आदमी करेगा क्या? पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां भारी बारिश के बाद सैलाब ने दस्तक न दी हो। ये कोटद्वार की तस्वीर है, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस समय पहाड़ों का सफर खतरनाक हो चुका है। कोटद्वार में लैंडस्लाइड के बाद सड़क टूटने की वजह से दिल्ली से आई पर्यटकों की एक कार मलबे में बुरी तरह फंस गई, जिसे बड़ी मुश्किल से सुरक्षित निकाला गया। अच्छा होगा कि अगर आप भी उत्तराखंड की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो इसे कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, वरना आप भी इन पर्यटकों की तरफ फंस सकते हैं जो रामनगर के रास्ते रानीखेत जा रहे थे। ये मोहान के एक रिसोर्ट की पार्किंग है, जिसमें यात्रियों की गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों के पास बारिश के सामने सरेंडर करने और पानी के उतरने के इंतजार करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहे हैं। अक्टूबर में तबाही लाने वाली इस भारी बारिश का असर ऋषिकेश में भी दिखने लगा है। यहाँ गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा शिव मूर्ति को छूकर गुजर रही है। प्रशासन की तरफ से लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को अपने स्तर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 48 घंटे पूरे उत्तराखंड पर बहुत भारी हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, आज तक। अब इस तबाही के बीच की एक तस्वीर देखिए। ये कोई राजनीतिक तस्वीर नहीं है, इसमें कोई नेता नहीं है। आपने शायद नेताओं को कभी इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुसीबत में फंसे दूसरे लोगों को बचाते हुए नहीं देखा होगा। नेताओं के लिहाज से ये तस्वीर दूसरी दुनिया की है, क्योंकि इस तस्वीर में कोई माइक और मंच नहीं है, यहाँ कोई भाषण नहीं दिया जा रहा। इन तस्वीरों में आपको सेवा भाव दिखाई देगा, मिलकर समस्याओं को सुलझाने का जज्बा दिखाई देगा, जो भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों में कूट कूट कर भरा हुआ है। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां नैनी झील के ओवरफ्लो होने के बाद सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस सैलाब में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने एक मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। संकट के समय सेना ही है जिस पर लोगों को पूरा भरोसा होता है। ऐसी एकता अगर राजनीतिक दलों में हो, वो मिलकर इस तरीके से जब जनता के लिए काम करने लगे, तो देश की समस्याएं चुटकियों में सुलझ सकती हैं, और सही मायने में यही राष्ट्रवाद है। आपने जनरेशन गैप के बारे में सुना होगा। ये पीढ़ियों के अनुभव, सोच समझ और एक्शन लेने के तौर तरीके के फर्क के हिसाब से आंका जाता है, जो 2 पीढ़ियों के बीच देखने को मिलता है। अब प्राकृतिक तबाही मचाने वाली परिस्थितियों को लेकर जनरेशन गैप की भविष्यवाणी की जा रही है। विश्वविख्यात जर्नल साइंस के एक रिसर्च को सरल भाषा में समझाते हैं। अगर 1960 से 1990 तक पैदा हुए व्यक्ति ने अपने जीवन काल में भयानक तबाही वाली 7 घटनाओं को देखा है, तो 2020 में पैदा हुई अगली पीढ़ी के युवा को ऐसी 15 से 50 घटनाएं तक देखनी पड़ सकती हैं। 2020 में पैदा हुआ बच्चा अपने पिता के मुकाबले झुलसा देने वाली भीषण गर्मी की 36 गुना ज्यादा घटनाएं झेलेगा। वन में भयानक आग लगने की 2 गुना ज्यादा घटनाएं, सब कुछ तहस नहस कर देने वाले तूफान उसके जीवन काल में 2 गुना ज्यादा आएंगे। भयानक बाढ़ की 3 गुना ज्यादा घटनाएं झेलेगा। फसलों की तबाही की 4 गुना ज्यादा घटनाएं देखनी और झेलनी पड़ेंगी। सूखे की 5 गुना ज्यादा घटनाएं होंगी। जाहिर है, इससे होने वाला आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, और 2020 में पैदा हुई पीढ़ी अपने जीवन काल में प्राकृतिक आपदाओं को ही मैनेज करती रह जाएगी, नुकसान की भरपाई करने के तरीके ढूंढती रह जाएगी। इस साल आक्रामक मौसम की वजह से कई देशों को लगातार परेशान होना पड़ा। चीन में आई भयानक बाढ़ ने 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। ग्रीस आग की वजह से सुलगता रहा। गर्मी की लहर की वजह से कनाडा में करीब 700 लोगों की जान गई और अमेरिका में 600 लोगों की जान गई। रूस ने अपने इतिहास की सबसे भयानक आग झेली। अमेरिका के टेक्सास में अभूतपूर्व बर्फबारी हुई। स्पेन से साइबेरिया तक
रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज हुए, जो गर्म होती दुनिया की चेतावनी है। कुछ महीने पहले चीन और यूरोप में आई बाढ़ की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि बाढ़ के सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश का सिस्टम फेल हो गया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।